हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर का लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसमें पहला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त किन्हीं 2 तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, तो इसमें लिखेंगे उत्तर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि उत्पादन में वृद्धि के 2 तरीके। इतना हेडिंग हो गया यहाँ तक। फिर नीचे से लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि उत्पादन में वृद्धि के 2 तरीके निम्नलिखित थे। ठीक, उसके बाद नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे, लोहे के हल का प्रयोग। ये हेडिंग है और ये हेडिंग डालने के बाद ये पूरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर उपज में भारी वृद्धि हुई, यहाँ तक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग है सिंचाई के साधनों का विकास। ये भी आप पूरा लिखेंगे। उत्पादन बढ़ने का दूसरा से लेकर अभिलेख में करवाया, यहाँ तक आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में किस तरह विकसित हुआ। ठीक, तो इसका उत्तर हम बता रहे हैं आपको। ये हेडिंग होगा मगध, फिर विसर्ग लगा कर सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में अब लिखेंगे यहाँ से 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। 16 महाजनपद थे, यानी आपने लिखा होगा, हमने बताया है कि 16 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जिमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, ये सूरसेन, ये सब थे 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। ठीक, वही क्वेश्चन है कि मगध किस तरह शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा। तो 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। यह क्षेत्र आधुनिक बिहार राज्य के अस्तित्व में था। मगध के शक्तिशाली होने में निम्नलिखित कारकों का योगदान रहा। ठीक, ये लिखेंगे अब पूरा। पहला पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 पॉइंट करके लिखेंगे। मगध की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। ठीक, सेकेंड लिखेंगे, इस क्षेत्र में अनेक लोहे की खानें थी जिससे अस्त्र शस्त्र एवं कृषि उपकरण प्रचुर मात्रा में निर्मित हुए। फिर अगला है, सेना के महत्वपूर्ण अंग के रूप में हाथी पर्याप्त मात्रा में मगध के जंगलों में मिल जाते थे। फिर इसी तरह से गंगा, अगला पॉइंट है, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से जल परिवहन सस्ता व सुलभ था। ये पूरा लिखेंगे। फिर नीचे से ये लिखेंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महाबंधन से लेकर गंगा व सोन के संगम पर स्थित थी। ये पूरा आप लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मौर्य कौन थे। ठीक, तो इसका उत्तर हेडिंग डालेंगे, मौर्य कौन थे। क्वेश्चन है कि मौर्य कौन थे, हेडिंग भी यही रहेगा, मौर्य कौन थे। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद लिखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पूरा आप लिखेंगे। फिर इतिहास के यहाँ से लिखेंगे, प्रचलित मत निम्नलिखित है। ये लिखने के बाद बेड़े पाए खींच के नीचे से पॉइंट से लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, ब्राह्मण साहित्य तथा पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है। फिर अगला है, मौर्य तथा जैन ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न माना गया है। ठीक, ये पूरा आप लिखेंगे पॉइंट करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है,
मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारी प्रदान की है। ठीक, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारी प्रदान की है, अथवा मेगास्थनीज के वृत्तांत की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वृत्तांत मतलब भारतीय वृत्तांत की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखेंगे कि मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी। ठीक, अथवा हेडिंग लिखेंगे मेगास्थनीज के भारतीय वृत्तांत, मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय वृत्तांत की मुख्य विशेषताएं। ठीक, फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे नीचे नगर प्रशासन। ठीक, इसमें लिखेंगे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होता था। ये मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में उल्लिखित है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये पूरा लिखना होगा। पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, चौथी समिति, 5वीं समिति, 6वीं समिति। ठीक, ये 6 समितियां थी। 6 समितियां आप लिखेंगे। मतलब ये पहली समिति पतले से हेडिंग डालकर ये लिखेंगे, फिर ये भी इसी तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला हेडिंग है सैन्य प्रशासन। ठीक, ये भी आप पूरा लिखेंगे, लेकिन 6वीं शताब्दी बस इतना लिखना होगा यहाँ तक बस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के लिए अशोक द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक, क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता के लिए अशोक द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए अशोक द्वारा किए गए प्रयास। ठीक, इसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे अशोक द्वितीय मौर्य शासक बिंदुसार के पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक, उन्होंने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। राष्ट्रीय एकता व साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए अशोक द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए। ठीक, फिर इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे राजनीतिक एकीकरण का प्रयास। ये पूरा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद अगला हेडिंग है धार्मिक सहिष्णुता। ये भी अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु उन्होंने अपनी प्रजा पर कभी शासक का धर्म मानने के लिए दबाव नहीं डाला। ये पूरा लिखेंगे भौतिक उत्थान का प्रयास किया। फिर ये हेडिंग है एक भाषा एवं लिपि का प्रयोग। एक भाषा एवं लिपि का प्रयोग, ये भी पूरा आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, इसके बाद इसको लिख कर तैयार कर लीजिए, इतना लिखना है बस। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धर्म का तात्पर्य बताइए। ठीक, इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए अशोक के धर्म का तात्पर्य। ये हेडिंग रहेगा यहाँ से यहाँ तक अशोक के धर्म का तात्पर्य। फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धर्म कोष्ठक में नैतिक उत्थान संबंधी बौद्ध धर्म के सिद्धांत कोष्ठक बंद का प्रचार भी अपने साम्राज्य में किया। धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। ये पूरा आप लिखेंगे। ये लिखने के बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, पाँचवां तक लिखेंगे। इसके बाद ये सब लिखने के बाद फिर अगला क्वेश्चन, इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए प्रयुक्त स्रोतों का वर्णन कीजिए।
अथवा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा क्वेश्चन है, इस तरह से देख लीजिए, अथवा अथवा अथवा। सब क्वेश्चन लिखने के बाद उत्तर हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए प्रमुख स्रोत, ठीक, या अथवा हेडिंग या मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, जो इस प्रकार है। ये लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने निम्न स्रोतों का उपयोग किया है। नंबर 1, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है, ये सब लिखेंगे। पुरातात्विक से लेकर अधिक महत्ता दी है यहाँ तक। फिर उसी प्रकार ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा आपको लिखना होगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। उक्त कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। ये पूरा आप लिखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद हेडिंग ये पूरा रहेगा, यहाँ से लेकर कामा तक था, अत्यंत आवश्यक था, एक खड़ी पाई कामा बेड़ी पाई खींच के, ये पूरा आप लिखेंगे यहाँ से लेकर। फिर अतः दोनों ही मार्गों की उचित व्यवस्था अनिवार्य थी। साम्राज्य विशाल होने के कारण समय समय पर होने वाले विद्रोहों एवं आक्रमण से निपटने के लिए भी इन मार्गों का संचालन भी होना जरूरी था। इसके अतिरिक्त यदि जल मार्ग अवरुद्ध होता, यानी थल मार्ग, तो जल मार्ग से आवागमन किया जा सकता था। अतः दोनों मार्गों का संचालन में होना अत्यंत आवश्यक था। ये पूरा लिखेंगे। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का आलोचनात्मक परख कीजिए, ठीक। तो उत्तर हेडिंग डालेंगे, भारत के राजनीतिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का आलोचनात्मक परख। इतना हेडिंग डालने के बाद पूरा लिखेंगे। फिर यहाँ से जिनका विवरण निम्नलिखित है, पहला हेडिंग तकनीकी सीमा, फिर इसके बाद अर्थ न निकाल पाना, ठीक, ये पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद ये पूरा लिखेंगे, मौलिक समस्या निर्माणकर्ता पर केंद्रित, ठीक, ये पूरा लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार प्रयास करते थे। तो ये हेडिंग लिखेंगे, प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास। फिर इसके बाद ये पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है, एक आध दो लघु उत्तरी छूट गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा या तो बाद में बता देंगे। अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 10 अंक के पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक के राज्यादेशों तथा शिलालेखों के महत्व को बताइए, ठीक। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक के राज्यादेशों तथा शिलालेखों के महत्व, ठीक, का महत्व हेडिंग डालने के बाद लिखे, ये पूरा आप लिखेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर नीचे लिखेंगे निम्नलिखित महत्व है। फिर पहला हेडिंग ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। फिर अशोक का धर्म जो कि आप लिखे हैं वो भी लिखिए, या याद होगा तो उसी को लिख लीजिए, ठीक। फिर अगला है, फिर इसके बाद है अशोक के आदर्श, अशोक का चरित्र, कला, भाषा, ठीक, ये पूरा लिखेंगे। फिर इसके बाद ये लिखेंगे शिक्षा का प्रसार, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर अशोक के अन्य देशों से संबंध,
इसके बाद अगला, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक, अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपके पास पुराना किताब है या गाइड है तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां या चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का वर्णन लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक उत्तरदायी था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अथवा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर हेडिंग है मौर्य वंश के पतन के कारण, ठीक। ये पूरा आप लिखेंगे। फिर इसके बाद निम्नलिखित कारण थे नीचे, धार्मिक नीति अशोक की। फिर इसके बाद ये हेडिंग हो गया, ये पूरा लिखिए। फिर आर्थिक हो गया, फिर हो गया आपका अयोग्य उत्तराधिकारी, ये भी लिखना होगा। अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था, फिर ये लिखेंगे। फिर दरबारी षड्यंत्र, फिर इसके बाद ये सब आप देखते रहिए। अशोक की भूमिका, ये लिखेंगे पूरा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में सम्राट अशोक एक महान शासक के रूप में माने जाते हैं, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लिखने के बाद अथवा और ये क्वेश्चन हेडिंग डाल दीजिए, प्राचीन काल में प्राचीन भारत में सम्राट अशोक एक महान शासक के रूप में, ठीक। इसके बाद ये पूरा लिखेंगे। फिर मानवतावादी दृष्टिकोण, ये लिखेंगे। फिर अगला हेडिंग है आपका आदर्श शासक, फिर संस्कृति का संरक्षक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये लिख लीजिए। अब अगले दिन अगला चैप्टर।